ने का बहाना ढूंढ लिया हो। अपने कमरे में लौटने के बाद ईशान सोचता रहा और बड़ी माँ के कृत्य के पीछे का कारण समझने की कोशिश करता रहा। ईशान जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उसे उतना ही यकीन होता जाता कि बड़ी माँ जरूर उससे कुछ चाहती होंगी। स्मूथी और उसके बीच विंसमोक परिवार की तरह शादी तय करने के तथाकथित तमाशे के पीछे भी कोई न कोई छिपा हुआ मकसद जरूर होगा। ईशान अच्छी तरह जानता था कि बिग माँ और विनस्मोक परिवार के बीच की शादी एक जाल से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह विनस्मोक को लुभाने और फिर उन्हें खत्म करने के लिए रची गई थी, ताकि जर्मा की तकनीकी शक्ति को हथियाया जा सके। दूसरे शब्दों में, हालांकि बिग माँ को शादी के रिश्ते पसंद थे, लेकिन उनके लिए यह बस एक मकसद था। ऊपरी तौर पर वह कहती थीं कि पारिवारिक रिश्ते ज्यादा भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं, लेकिन असल में यह एक आत्मभ्रामक बहाना था। अपने जैविक बच्चों में से केवल वे ही उसकी कृपा के पात्र थे जो अत्यंत बलवान थे। बाकी बच्चों को अक्सर उसके कठोर शब्दों, गालियों और मारपीट का सामना करना पड़ता था, और भूख के दौरान यह भी हो सकता था कि वह अपने ही बच्चों को मार डाले। यदि वह अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, तो यह कल्पना करना आसान है कि वह अपने ससुराल वालों या संभावित दामादों के साथ कैसा व्यवहार करती होगी। बिग माँ पायरेट्स में बिग माँ निरंकुश शासक थीं और सभी को उनकी आज्ञा माननी पड़ती थी। उन्हें अत्याचारी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ईशान जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उसे उतना ही यकीन होता कि शादी से इनकार करना ही सही फैसला था। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि बड़ी माँ भी ड्रैगन हंटर पायरेट्स को अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, वरना वो शादी को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल नहीं करती। छी! क्या वे सचमुच मुझे एक नासमझ समुद्री डाकू समझते हैं? ईशान ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए तिरस्कार से जमीन पर थूका। कल देखता हूं कि वे क्या क्या चालें चलते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं आसानी से छला जा सकता हूं, तो मैं उन्हें अपना असली रूप दिखा दूंगा। ईशान ने मन बना लिया था। अगर कल को बड़ी माँ ने फिर से स्मूथी से शादी की बात छेड़ी या उसे परिवार या ऐसी ही किसी बात से डराने की कोशिश की, तो वह वरुआ से स्काई आइलैंड से थंडर कैनन चलवाकर पहले पूरे केक आइलैंड को तहस-नहस करवा देगा। क्या आपको जर्मा की तकनीक चाहिए? तो पहले स्काई आइलैंड की तकनीक का स्वाद चखिए। इस समय रीजू अपने पिता के साथ थी और ईशान ने अंदाजा लगाया कि शायद दोनों में उसे लेकर बहस हो रही है। जज उस मूर्ख को बिग माँ पायरेट्स की ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे बिग माँ के बारे में सच्चाई नहीं पता थी। अगर जज उनकी ताकत पर विश्वास बनाए रखना चाहता, तो यही उसकी समस्या थी। लेकिन अगर उसने रीजू को वापस लेने की हिम्मत की, तो ईशान को उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह नहीं चाहता था कि रीजू को जज के साथ उसके विनाश की ओर घसीटा जाए। ईशान आराम करने के लिए बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन अचानक उसे सीजर का ख्याल आया। वैसे सीजर वाकई बदकिस्मत था। उसने ईशान के साथ चाय पार्टी में घुसकर बिग माँ से पैसे ठगने की योजना बनाई थी, लेकिन दिन में पहले हुए झगड़े की वजह से सीजर भी उसमें फंस गया। हालांकि बिग माँ पायरेट्स ईशान को अब भी मेहमान की तरह मानते हैं, लेकिन सीजर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कौन जाने उस आदमी को अभी फांसी पर लटकाकर पीटा जा रहा हो। खैर, मेरी कोई बात नहीं। सीजर वैसे भी अच्छा इंसान नहीं था। जैसे ही ईशान अपनी आंखें बंद करके सोने वाला था, दरवाजे पर दस्तक ने उसे रोक दिया। ईशान असमंजस में पड़कर उठ बैठा और दरवाजा खोलने चला गया। उसने सोचा था कि यह रीजू हो सकता है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसके दो चोटी थीं।
वह एक ट्रे पकड़े हुए थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। उन्हें ये चारुलता पुडिंग नहीं है क्या? संजय की मंगेतर। वो यहाँ क्या कर रही है? मैं ईशान सान। पुडिंग ने दरवाजे पर खड़े होकर घबराहट से हकलाते हुए कहा, मैं चारुलता पुडिंग हूँ, बड़ी माँ की 35वीं बेटी। मैं मुझे चिंता थी कि शायद तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाई हूँ। ईशान ने आंखें सिकोड़कर उसे एक क्षण तक देखा और फिर एक तरफ हटकर उसे अंदर आने दिया। पुडिंग सावधानी से ट्रे को ईशान के कमरे में ले गई, सावधानी से व्यवहार करते हुए। ट्रे को मेज पर रखते ही उसने अपने हाथ आगे की ओर जोड़े और घबराहट से बेचैनी से बोली। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने कहा, ये चॉकलेट पाई मैंने खुद बनाई है। थोड़ी सी मिठास से नींद अच्छी आ सकती है। पुडिंग है ना? ईशान ने दरवाजे के पास दीवार से टिककर उत्सुकता का नाटक करते हुए अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, अगर आप देर रात का नाश्ता भी पहुंचा रही हैं तो एक नौकर भी भेज सकती थीं। आप बड़ी माँ की बेटी हैं, ऐसा काम आपको नहीं सौंपा जाना चाहिए। नन्ही, ऐसी बात नहीं है। चारुलता पुडिंग ने घबराहट में हाथ हिलाया। मैं दरअसल स्वेच्छा से आई थी क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना था, ईशान सान। और वो क्या होगा? ईशान ने मेज पर रखी चॉकलेट पाइस पर नजर डाली, लेकिन उन्हें छूने का उसका कोई इरादा नहीं था। पुडिंग के सामने आते ही ईशान को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। वह उसके द्वारा लाई गई कोई भी चीज खाने का जोखिम नहीं उठाने वाला था। अच्छा, हम पुडिंग शर्माने लगी और थोड़ी देर झिझकने के बाद आखिरकार हकलाते हुए बोली, ईशान सान, मैंने सुना है कि आपका एक दुर्लभ वंश है। क्या यह सच है? एक दुर्लभ वंश? ईशान ने उलझन में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? 3 आंखों वाले कबीले का वंश, पुडिंग ने जल्दी से समझाया। कहते हैं कि तुम्हारी कई लड़ाइयों के दौरान तुम्हारे माथे पर एक तीसरी आंख प्रकट हुई थी। बहुत से लोगों ने इसे देखा है। यह सुनकर ईशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। 3 आंखों वाली जनजाति का वंश? ये क्या बकवास था? ये तो बस उसके ही कार्ड का इविल आई मास्टर हुनर था, है ना? लेकिन सच कहूं तो ईशान से ऐसा सवाल पहली बार पूछा गया था। जिन लोगों ने उसकी दुष्ट दृष्टि कौशल से उत्पन्न तीसरी आंख का भ्रम देखा था, वे ज्यादातर दुश्मन थे, और अगर उन्हें शक भी होता तो वे उससे सीधे नहीं पूछते। इसलिए ईशान को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग वास्तव में सोचते थे कि वह 3 आंखों वाले जनजाति का वंश है। अपने सामने चारुलता पुडिंग को देखकर ईशान को अचानक समझ आ गया कि वह उसके लिए देर रात का नाश्ता खुद क्यों लेकर आई थी। उसे याद आया कि बड़ी माँ की 35वीं बेटी का वंश एक दुर्लभ त्रिनेत्र मिश्रित वंश का था। वह यह सोचकर उससे मिलने आई होगी कि वह उसके कबीले का ही कोई सदस्य होगा तथा किसी साथी रिश्तेदार से बातचीत करने की उम्मीद में आई होगी। लेकिन जरा सोचिए, यह बहुत ही चतुराई भरा बहाना था। उसने इतनी सहजता से विषय को उठाया। एक चंचल मुस्कान के साथ ईशान ने कहा, हाँ, मेरे पास वास्तव में 3 आंखों वाले जनजाति का रक्त है। जैसे ही वह बोल रहा था, ईशान मेज पर गया, एक कांटा उठाया और पुडिंग द्वारा लाए गए चॉकलेट पाई के बड़े बड़े टुकड़े खाने लगा। पहले तो उसने इसे खाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था। वह यह जानने को उत्सुक था कि यह दोहरे व्यक्तित्व वाली चारुलता पुडिंग क्या कर रही है। ईशान जब चॉकलेट पाई खा रहा था तो उसकी पीठ पुडिंग की तरफ थी। जब उसने उसे खाना शुरू करते देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई, फिर वह तुरंत अपने मधुर और सौम्य व्यवहार में लौट आई।
हकीकत में उसकी लटों के नीचे छिपी तीसरी आंख पहले ही खुल चुकी थी। सच में? पुडिंग ने आश्चर्य का नाटक किया और उत्साह से कहा, दरअसल मेरा भी 3 आंखों वाले कबीले से खून का रिश्ता है। हम एक ही कबीले के हैं। ओह सच में? ईशान ने थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? यह सच है। पुडिंग ने जल्दी से अपनी तीसरी आंख दिखाते हुए अपने बाल ऊपर उठाए, फिर शर्माते हुए अपने गालों को सहलाया और ईशान से कहा, यह तो कमाल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी कोई ऐसा ही मिलेगा। पता है ईशान, जब से मैं छोटी थी, लोग मुझे इस आंख की वजह से राक्षस कहते थे। मेरी माँ को भी यह पसंद नहीं था और उन्होंने मुझे इसे छुपाने के लिए अपने बाल बढ़ाने को कहा था। बोलते बोलते पुडिंग के चेहरे पर आंसू बहने लगे और वह खुशी से बोली, शुक्रिया ईशान। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। ईशान चुपचाप उसे देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि पुडिंग के आंसू असली थे या सिर्फ दिखावा। अगर वे सच्चे थे तो बात अलग थी, लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा था, यह बेचारी लड़की, उम्मीद है वह ईमानदार होगी। पुडिंग से बात करते समय ईशान ने उसकी ओर पीठ करके खाने का नाटक किया। सच तो यह था कि ईशान चॉकलेट पाई खा ही नहीं रहा था। कांटे से उठाया हुआ हर टुकड़ा जैसे ही वह मुंह के पास लाता, दूसरे हाथ से झट से उसे हटा देता और उसकी लपटों से काली राख में बदल देता, जिसे वह बड़ी सावधानी से मेज के नीचे बिखेर देता। फिर जैसे ही उसने खाना जारी रखा, ईशान अचानक रुक गया और लड़खड़ाने लगा, अस्थिर गति से खड़ा हो गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। उसने अपना सिर जोर से हिलाया, कुछ नहीं कहा और फिर नाटकीय ढंग से पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। इसे विश्वसनीय बनाने के लिए ईशान ने अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया, जोर से फर्श पर मारा, यहाँ तक कि नीचे उतरते समय एक कुर्सी को भी गिरा दिया, जिससे जोरदार आवाज हुई। ईशान, क्या हुआ? पुडिंग चिल्लाया और दौड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और अपना शरीर हिलाने लगा। ईशान पूरी तरह से स्थिर रहा, आंखें बंद कर लीं और उसे हिलने दिया। ईशान, ईशान! पुडिंग घबराकर चिल्लाया, प्लीज, प्लीज मुझे इस तरह मत डराओ। उसकी आवाज में चिंता थी और ईशान, जो बेहोशी का नाटक करते हुए जमीन पर लेटा हुआ था, थोड़ा अनिश्चित महसूस करने लगा। उसने सोचा, क्या इसका उल्टा असर हो सकता है? अगर चॉकलेट पाई में वाकई कोई खराबी नहीं थी तो क्या होगा? यह तो अजीब होगा। हाँ, ईशान पुडिंग को परख रहा था। दरअसल जैसे ही उसने दरवाजा खोला और पुडिंग को वहां खड़ा देखा, उसे अंदाजा हो गया था कि बड़ी माँ क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर भी उसने अपने शक की पुष्टि के लिए उसे अंदर आने दिया। पुडिंग तो बस एक लड़की थी, और अगर उसने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया होता, जैसे कि ईशान की याद में रीजू को घायल करने के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक, तो शायद लड़ाई में उससे कोई खास खतरा नहीं होता। ईशान दिन में पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका था, इसलिए अगर वह नासमझ न हो तो वह उस पर सीधे हमला करने की कोशिश नहीं करेगी। ईशान ने सोचा, एकमात्र संभावित खतरा उसके द्वारा लाई गई चॉकलेट पाई से हो सकता है। चूंकि उसने पाई खाई ही नहीं थी, इसलिए ईशान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसमें क्या गड़बड़ है। उसे शक था कि शायद कोई नींद की दवा या ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जहर की बात तो नामुमकिन लग रही थी। ईशान जानता था कि उसका अभिनय थोड़ा रूखा लग सकता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि अगर पुडिंग को शक भी हुआ तो वह उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। वह उसे आसानी से टाल सकता था और जाने दे सकता था। लेकिन अगर उसका अंदाजा सही निकला तो बात दिलचस्प होने वाली थी।
चलो लाओ। ईशान ने मन ही मन सोचा। जैसा कहते हैं, सिर्फ इसलिए पीछे मत हटो कि मैं एक नाजुक फूल हूं। पुडिंग के शरीर को हिलाने और उसका नाम पुकारने के बावजूद ईशान बिल्कुल शांत रहा। उसकी चीखें चिंता से भरी हुई, सच्ची लग रही थीं, लेकिन ईशान पहले ही भाप चुका था कि कुछ गड़बड़ है। आखिर अगर उसके पास छिपाने को कुछ नहीं था और उसे इस तरह बेहोश होते देख तो सबसे पहले उसे डॉक्टर या किसी मदद को बुलाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने ईशान के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे, उसे जगाने की कोशिश में। ठीक है, मैं इसे सहन करूंगा, ईशान ने सोचा। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ और प्रयासों के बाद पुडिंग को अंततः यकीन हो गया कि ईशान सचमुच बेहोश हो गया है। फिर अचानक वह ठंडी, उपहासपूर्ण हंसी हंसने लगी। कुछ पल पहले जो शर्मीला भाव उसके चेहरे पर था, वह अब पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी जगह एक क्रूर और भयावह भाव आ गया था। यही पुडिंग का काला पक्ष था, उसका कलंकित व्यक्तित्व। लगता है वो सचमुच बेहोश हो गया है, पुडिंग ने धीरे से व्यंग्य किया। क्या सभी मर्द इतने मूर्ख प्राणी होते हैं? ईशान का अंदाजा सही था। पुडिंग ने चॉकलेट पाई में वाकई नींद की दवा मिला दी थी। और अब उसे बेहोश देखकर पुडिंग को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ कि ईशान नाटक कर रहा होगा। वजह साफ थी, पुडिंग दिन में बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुई थी। न तो उसका काला पक्ष और न ही उसकी स्मृति फल शक्तियां चारुलता परिवार के बाहर किसी के सामने प्रकट हुई थीं। उसके असली रूप को सिर्फ उसके परिवार के सदस्य ही जानते थे। तो ईशान, जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उस पर शक करने और सतर्क रहने का कोई कारण कैसे कर सकता था? संक्षेप में, पुडिंग को विश्वास नहीं था कि ईशान के पास उससे, जो एक नाजुक और हानिरहित लड़की थी, सावधान रहने का कोई कारण था। ईशान की याददाश्त बदलना बड़ी माँ ने पुडिंग को सौंपा था, और बड़ी माँ के डर से उसके पास इसे पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, भले ही इसके लिए उसे दांत पीसने ही क्यों न पड़े। अपनी जल्दबाजी में पुडिंग ने ईशान के व्यवहार में कुछ विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह उसकी ओर पीठ करके खाना खाने पर क्यों अड़ा हुआ था। बेशक जिस बात का उसने अनुमान नहीं लगाया था, वह यह थी कि ईशान पहले से ही जानता था कि वह वास्तव में किस तरह की व्यक्ति है और उसकी योग्यताएं क्या हैं। यही कारण है कि हैकिंग के मामले में किसी व्यक्ति से निपटना इतना सिरदर्द भरा काम है। पुडिंग ईशान के शरीर पर झुकी हुई थी, उसके गुलाबी होंठ उसकी गर्दन के पास थे। अगर उसका एक हाथ ईशान की कनपटी तक न पहुंच रहा होता, तो यह एक बेहद अंतरंग पल हो सकता था। इस चिंता मत करो, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, पुडिंग ने खुद से फुसफुसाया, क्योंकि उसका हाथ ईशान के सिर को छेदने ही वाला था। हालांकि उसी समय एक हाथ पुडिंग की गर्दन के पीछे पहुंचा और एक तेज झटका मारा। गर्दन के पिछले हिस्से पर दबाव बिंदुओं पर अचानक प्रहार से उसका रक्तचाप अचानक गिर गया और पुडिंग के लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया। बिना कोई आवाज किए वह बेहोश होकर ईशान के शरीर पर गिर पड़ी। ईशान ने अपनी बाहों के बल खुद को संभाला और जमीन से उठ खड़ा हुआ। गर्दन पर वार उसने खुद ही किया था। उफ उफ, जैसा मैंने सोचा था, वे मेरी याददाश्त से खिलवाड़ करना चाहते थे, है ना? ईशान ने पुडिंग को अपने ऊपर से हटाया और उसकी अब बंद हो चुकी तीसरी आंख और उस हाथ को देखा जो लगभग उसकी खोपड़ी में घुस गया था। नीचे झुकते हुए ईशान ने हाथ बढ़ाकर पुडिंग के माथे पर अपनी तीसरी आंख मारी और थोड़ी निराशा के साथ बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिग मा पायरेट्स में हर कोई मुझे बेवकूफ समझता है। सच में इसमें क्या है? आखिरी वाक्य बोलते हुए ईशान ने अपना सिर उठाया और कमरे के दरवाजे की ओर देखा।
ताला खुलने की आवाज के साथ दरवाजा खुला और कोई अंदर आया और बोला, यह आसान है। बड़ी माँ को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। यह ताकतवर लोगों की मानसिकता है। जो आदमी अभी अभी अंदर आया था वह नाटा और गठीला था। उसने सूट पहना हुआ था और कंधों पर कोट लटका हुआ था। उसका एक हाथ उसकी पैंट की जेब में था और दूसरे हाथ में सिगार था। उसका चेहरा नीले रंग की दाढ़ी से ढका हुआ था और उसकी आंखों में एक क्रूर निर्दयी चमक थी। वह फायर टैंक पायरेट्स के कप्तान कैपोन बेज के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे नोटिस करोगे। दरवाजा बंद करने के बाद कैपोन बेज ने आगे कहा, लेकिन गलतफहमी मत पालिए। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ पुडिंग की वजह से आया हूँ। तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे इस लड़की के बारे में चेतावनी देने आए थे? ईशान कुर्सी के पास बैठ गया और उसने पूछा तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। कैपोन बेगे ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। लेकिन लगता है मैं बेकार में चिंता कर रहा था। तुम्हारे जैसी हैसियत वाला कोई इंसान इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसता। यह कहते हुए कैपोन बेगे ने एक और कुर्सी खींची और ईशान के सामने बैठ गए। फिर उन्होंने ईशान की ओर देखा और कहा, तो लॉर्ड ईशान, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरे साथ टीम बनाने में रुचि रखते हैं? टीम किस लिए बना रहे हैं? ईशान ने पूछा। अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। कैपोन बेज का चेहरा धीरे से बोला। बड़ी माँ तुम्हारे समुद्री डाकू दल और तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम्हारे ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू पहले से ही काफी ताकतवर हैं। अगर वह तुम्हें अपने साथ ले आए तो बड़ी माँ कार्तिक, शरद और यहाँ तक कि व्हाइटबियर्ड को भी हराने में कामयाब हो जाएगी। तुम उसकी पहेली का आखिरी टुकड़ा होगे जो समुद्री डाकू राजा बन जाएगा। मैं समझ गया, ईशान ने सोचते हुए सिर हिलाया। आखिरकार उसे बड़ी माँ के इरादे समझ आ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि कटकुरी से झगड़े और दिन में पहले उनके बैंक्वेट हॉल में तोड़फोड़ के बाद भी उन्होंने उसे बर्दाश्त कर लिया। बहरहाल ईशान मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाई। उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला कि मैं उसके साथ जाऊंगी और व्हाइटबियर्ड के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद करूंगी? इसमें शक मत करो। कैपोन बेगे ने जमीन पर बेहोश पड़े पुडिंग की ओर इशारा किया। बड़ी माँ के अधीन बहुत से काबिल लोग हैं, शैतानी फल के ऐसे उपयोगकर्ता जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पुडिंग तो बस एक उदाहरण है। जब तक तुम इस द्वीप पर हो वह तुम्हें झुकाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल ही लेगी। तो अगर तुम बिग माँ के नियंत्रण में नहीं आना चाहते तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो केक द्वीप से जल्द भाग जाओ या विरोध करो। कैपोन बेज ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम पहले कटाकुरी से लड़ चुके हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। भागना शायद तुम्हें बेइज्जत लगेगा। ईशान ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा, कुछ नहीं बोला। तुम भी योंको जैसा पद चाहते हो, है ना? कैपोन बेगे ने साफ साफ कहा। तुमने चाय पार्टी का न्योता स्वीकार किया था और यह सोचकर यहाँ आए थे कि शायद तुम कार्तिक को हराने के लिए बिग माँ की टोली के साथ मिल जाओ, लेकिन क्यों न कहानी पलट दी जाए। बिग माँ को गिराना तो वैसे ही काम करता है। तो आप प्रस्ताव दे रहे हैं कि हम बिग माँ को गिराने के लिए साथ मिलकर काम करें? ईशान ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपथपाते हुए पूछा। बिल्कुल, कैपोन बेगे ने सिर हिलाया। हालांकि नई दुनिया में आने के बाद मुझे कई दुश्मनों से बचने के लिए बिग माँ की सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन बॉस से किसी और का गुलाम बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
खासकर तब जब वेस्ट ब्लू माफिया में बॉस को हराकर ऊपर चढ़ना परंपरा है। अरे, इस आदमी से निपटना भी आसान नहीं है। कल तुम दूल्हा बनने वाले हो और यहाँ एक बाहर वाले से अपनी ही सास को गिराने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? ईशान ने हंसते हुए पूछा। अपनी सास को मारना हर दामाद की गुप्त इच्छा होती है। कैपोन बेगे खिलखिलाकर हंसा। बेशक शिफॉन एक अच्छी औरत है और मैं उससे शादी करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन अगर हो सके तो मैं इसे एक पारंपरिक पश्चिमी नीले रंग की शादी में करना चाहूंगा। ऐसा होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस साझेदारी को सफलतापूर्वक निभा पाते हैं या नहीं। ईशान ने गहरी सोच में डूबे हुए कैपोन बेगे को देखा। उसे कैपोन बेज की बातों पर शक नहीं हुआ, क्योंकि मूल समयरेखा में कैपोन बेज ने सचमुच बिग मां की हत्या की योजना बनाई थी। ईशान को जो पता था उसके अनुसार अगर कैपोन बेज का ललित और उसके साथियों से सामना नहीं भी होता तो भी वह और उसके फायर टैंक पायरेट्स अपनी योजना को अंजाम दे देते। साहसी और दुस्साहसी होने के मामले में कैपोन बेग ईशान से कम साहसी नहीं थे। अब ईशान की उपस्थिति के साथ वह स्पष्ट रूप से स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकुओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत सहयोगी था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कैपोन बेज ने यह योजना पहले ही बना ली थी। तो आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? ईशान ने उससे पूछा। द्वीप पर आने से पहले मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि बिग मां से कैसे निपटना है, कैपोन बेज ने हाथ फैलाते हुए कहा। लेकिन मेरे फायर टैंक पायरेट्स तोपखाने और विस्फोटकों में माहिर हैं। मेरे पास कई विनाशकारी बम हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। हालांकि बिग मां की त्वचा स्टील जैसी सख्त है। बस उन बमों को फोड़ने से शायद उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं, अगर हम उन्हें खाने पर मजबूर कर दें तो क्या होगा? तुम्हारा मतलब है शादी के केक में? ईशान ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, कैपोन बेज ने व्यंग्य किया। हम रिमोट डेटोनेटर से बम तैयार कर सकते हैं और उन्हें केक के अंदर रख सकते हैं। बड़ी मां शादी के केक का बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लेगी। जैसे ही वह उसे निगलेगी हम बम चला देंगे। भले ही विस्फोट से उसकी पूरी तरह मौत न हो, लेकिन वह काफी कमजोर हो जाएगी। लेकिन एक समस्या है। कटकुरी? ईशान आस्क्ड डायरेक्टली। हाँ वही, कैपोन बेगे ने सिर हिलाया। लगता है तुम्हें पता है, काटाकुरी केक द्वीप पर बिग मां के अलावा सबसे ताकतवर इंसान है। उसका ऑब्जर्वेशन हकी कमाल का है, जिससे उसे भविष्य की झलकियां दिखाई देती हैं। अगर उसे बम फटने का अंदाजा हो जाए तो हमें पहले काटाकुरी को परेशान करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, है ना? ईशान ने सोच में अपनी ठुड्डी रगड़ी। तुम मुझसे ये काम संभालने को कह रहे हो? बिल्कुल। जब तक तुम बम फटने से पहले उसका ध्यान भटका सको तब तक काफी होगा। कैपोन बेगे ने सिगार का कश लेते हुए कहा। यह तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना? ईशान ने सोचा और समझ गया कि कटकुरी का ध्यान कुछ देर के लिए भटकाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसने सहमति में सिर हिलाया, जिससे योजना पर उसकी सहमति का संकेत मिला। हालांकि उसने जमीन पर पड़ी बेहोश चारुलता पुडिंग की ओर इशारा करते हुए पूछा, उसका क्या हुआ? अगर उसे मेरी याददाश्त बदलने के लिए भेजा गया है तो वह जरूर बड़ी मां को रिपोर्ट करेगी। अगर वह नहीं करती तो बड़ी मां को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और फिर। कैपोन बेगे ने हाथ हिलाकर टालते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसे अभी छिपा दूंगा।
कम से कम शादी तक तो वह दिखाई नहीं देगी। ऐसा कहते हुए कैपोन बेज ने पुडिंग के शरीर को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर अपने शरीर में फेंक दिया। एक अजीबोगरीब दृश्य सामने आया। पुडिंग का शरीर सिकुड़कर छोटा हो गया और कैपोन बेज की छाती पर एक दरवाजा खुल गया। पुडिंग का छोटा सा शरीर उस दरवाजे से अंदर फेंक दिया गया। यह कैपोन बेज के कैसल फ्रूट की शक्ति थी। जिन फलों को वह अनुमति देता था वे सिकुड़कर उसके शरीर के अंदर जमा हो सकते थे। ईशान ने उस दरवाजे के अंदर बेज के फायर टैंक पायरेट्स क्रू के कुछ सदस्यों की एक झलक भी देखी। पुडिंग को अंदर फेंकते ही उन्होंने उसे जल्दी से रस्सियों से बांध दिया। अपनी छाती पर दरवाजा बंद करने के बाद कैपोन बेगे ने कहा, देखा, मेरे आदमी उस पर नजर रखेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि वह भाग न पाए। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह गायब हो गई है? ईशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या बड़ी माँ को शक नहीं होगा? नहीं, वह नहीं आएगी, कैपोन बेगे ने जवाब दिया। मैं शिफॉन को बिग माँ के पास भेजूंगा और खबर दूंगा कि शादी से एक रात पहले पुडिंग उनके साथ रहने के लिए उनके साथ रहेगा। शिफॉन दुल्हन है और द्वीप पर पुडिंग जिस व्यक्ति के सबसे करीब है वह शिफॉन है। बिग माँ शायद मान जाएंगी। जब तक हम रात गुजार लेंगे कोई समस्या नहीं होगी। कल की शादी में बहुत उथल पुथल होगी और अगर तुम साथ दोगे, मानो तुम्हारी याददाश्त बदल गई हो, तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। ईशान की पलकें झपकते ही उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें किस तरह का प्रदर्शन होगा? तुम्हें शायद ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे तुम स्मूथी पर बहुत मोहित हो, कैपोन बेज ने समझाया। कम से कम तुम्हें बिग माँ की प्रस्तावित शादी का कोई विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की अप्रियता को भुलाने के अलावा पुडिंग का काम तुम्हें स्मूथी से शादी के लिए राजी करना भी था। गहराई से मोहित? ईशान का चेहरा पीला पड़ गया। स्मूथी, जो उससे लगभग दोगुनी बड़ी थी, के प्रति प्रेम विवल होने का ख्याल ही उसे बेहद असहज कर रहा था। उसके बारे में उसकी पहली धारणा अच्छी नहीं थी और चाहे वह इसे कैसे भी देखे, वह मानसिक रूप से प्रतिरोधी महसूस करता था। क्या ऐसा करने का कोई और तरीका नहीं है? ईशान ने सिर दर्द महसूस करते हुए पूछा। खैर, यह नामुमकिन नहीं है, कैपोन बेगे ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। अगर तुम बिग माँ की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं करोगे तो वह पुडिंग को जरूर जिम्मेदार ठहराएंगी। एक बार जब वह पुडिंग को ढूंढना शुरू करेंगी और उन्हें पता चलेगा कि वह गायब है, तो हमारी पूरी योजना का पर्दाफाश हो सकता है। अगर बात खुल गई तो खुल ही गई। हम लड़कर ही बच निकलेंगे। ईशान ने आंखें घुमाईं और कहा, अगर तुम्हारी योजना कामयाब भी हो गई और बम फट भी गया तो भी हम लड़ेंगे ही, है ना? मुझे मत बताना कि तुमने इसके बारे में नहीं सोचा। अच्छा, ठीक है, तुम सही कह रही हो, कैपोन बेगे ने कंधे उचका दिए। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर हम जल्दी ही बेनकाब हो गए तो तुम बड़ी माँ से कार्तिक के बारे में जानकारी कैसे निकाल पाओगी? क्या ये सच भी है? ईशान ने शक से पूछा। क्या बड़ी माँ सच में कार्तिक के बारे में कुछ जानती हैं? तुम तो कुछ समय से केक आइलैंड पर हो, है ना? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता? दुर्भाग्य से मुझे सच में नहीं पता, कैपोन बेगे ने जवाब दिया। लेकिन मैंने जो कुछ भी जाना है उसके अनुसार सभी योंकों में से बिग माँ का कार्तिक के साथ सबसे ज्यादा लेन देन रहा है। वह कार्तिक बिल्कुल पागल है। जब भी उसकी मुलाकात लाल बालों वाले शरद या सफेद दाढ़ी वाले से होती है तो हमेशा लड़ाई होती है, कोई अपवाद नहीं। लेकिन लगता है बिग माँ ने कम से कम एक बार उसका साथ दिया है,
इसलिए शायद वह उसके बारे में कुछ छिपी हुई बातें जानती होंगी। यह सुनकर ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और चुप हो गया। अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपाते हुए वह सोचने लगा। ईशान की मौजूदा स्थिति कई मायनों में नई दुनिया में घुसने वाले दूसरे समुद्री लुटेरों जैसी ही थी। या तो आप योंकों को चुनौती देते हैं या उनके आगे झुक जाते हैं। लेकिन आम समुद्री लुटेरों के उलट योंकों को शायद ज्यादातर की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि सुपरनोवा की भी नहीं। हालांकि जब बात ईशान की आई तो वे बेहद सतर्क थे। यह सिर्फ ईशान और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स की जबरदस्त ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि योंकों के इलाके और प्रभाव लंबे समय से स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। उनकी सेनाएं एक नाजुक संतुलन बनाए रखती थीं। ईशान का आगमन एक झुकते हुए तराजू पर लुढ़कती गेंद की तरह था। वह जहां भी जाता संतुलन बदल जाता। संक्षेप में वही यथास्थिति को बदलने में सक्षम था। जब तक ईशान पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं रहता, तब तक उसके द्वारा उठाया गया कोई भी छोटा कदम योंकों के बीच मौजूदा शक्ति संतुलन के लिए चुनौती के रूप में देखा जाएगा। और चूंकि ईशान के लिए पूरी तरह से निष्क्रिय बने रहना असंभव है, इसलिए योंकों में से किसी एक के साथ संघर्ष अपरिहार्य है। व्हाइट बियर्ड और रेड हेयर्ड शरद के साथ ईशान के अच्छे संबंधों को देखते हुए सबसे अधिक संभावना है कि संघर्ष बिग मा पायरेट्स या बीस्ट्स पायरेट्स के साथ होगा। हमले का इंतजार करते रहना ईशान की आदत में कभी नहीं रहा। चूंकि कार्तिक या बिग मा से मुकाबला करने पर नतीजा एक जैसा ही होता, अब जब ईशान को बिग मा का असली मकसद समझ आ गया है तो उसे और उसके ड्रैगन हंटर पायरेट्स को भर्ती करने के लिए उसके पास लड़ाई के लिए तैयार होने के अलावा कोई चारा नहीं है। अंत में चाहे वह बड़ी मां से कार्तिक के बारे में जानकारी हासिल कर पाए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मां को हराने पर भी वह योंकों की गद्दी पर बैठ जाएगा। हालांकि अगर कैपोन बेगे की योजना कामयाब हो जाती है तो ईशान काफी मेहनत बचा सकता है। आखिरकार पूरी तरह से शक्तिशाली बिग मां से लड़ना किसी घायल मां से लड़ने से बहुत अलग होता है। साथ ही वानों की स्थिति को देखते हुए ईशान को जल्द ही वहां जाना पड़ सकता है। अगर वह कार्तिक के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी जुटा पाता है तो उस परेशान करने वाले पागल से निपटने में मदद मिल सकती है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं, ईशान ने अंततः निर्णय लिया। ठीक है। कैपोन बेगे रोमांचित हो गए और बोले, कल योजना सफल होने के बाद मेरा दल किले के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करेगा ताकि अतिरिक्त सैनिकों को अंदर आने से रोका जा सके। हम कटकुरी और बाकियों को भी कुछ देर के लिए रोक लेंगे। तुम्हें बस बिग मां को जल्द से जल्द मारने का कोई रास्ता ढूंढना है। क्या तुम यह कर सकते हो? हाँ, मेरा समुद्री डाकू दल भी कल आ जाएगा। ईशान ने सिर हिलाया। ईशान का जवाब सुनकर कैपोन बेगे और भी आश्वस्त हो गया। अच्छा, मैं जाकर इंतजाम करता हूं। याद रखना, जैसे ही बिग मां के मुंह में बम फटेगा, लड़ाई शुरू होने का इशारा हो जाएगा। अपनी बातचीत खत्म करने के बाद कैपोन बेगे जाने ही वाले थे कि तभी उन्हें महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। क्या हो रहा है? दोनों आदमी असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से खिड़की की तरफ बढ़े यह देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। खिड़की से बाहर झांककर उन्होंने महल के दूसरे कोने में एक जगमगाता हुआ क्षेत्र देखा। आकृतियों का एक बड़ा समूह जो शायद बड़ी मां के अधीनस्थ थे, उस ओर दौड़ रहा था। जैसे ही ये लोग जल्दी से वहां पहुंचे, वे एक दूसरे से कुछ चिल्ला रहे थे। ईशान और कैपोन बेगे ने एक पल ध्यान से सुना, लेकिन सिर्फ घुसपैठिया और खजाने का कमरा जैसे शब्द ही सुन पाए। चूंकि यह बहुत दूर था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सके,
लेकिन यह स्पष्ट था कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही थी। यह एक शानदार मौका है। हालांकि कैपोन बेगे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि केक फैक्ट्री और गोदाम के आसपास के गार्ड गायब हो गए हैं, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक बेहतरीन मौका है। उसने जल्दी से ईशान से कहा, समय बर्बाद मत करो। शादी के केक में बम लगाने का यही सबसे अच्छा मौका है। मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह ईशान के कमरे से बाहर निकल गया। कैपोन बेगे को इतनी जल्दी जाते देख ईशान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा कि कैपोन बेगे कितना निर्दयी था। कौन समझदार होगा जो अपनी ही शादी के केक में बम रख दे। वह तो अपनी ही शादी की रस्में बर्बाद कर रहा था। लेकिन फिर भी, जैसा कि कैपोन बेगे ने कहा था, यह वास्तव में कार्रवाई करने का एक आदर्श समय था। इस उपद्रव ने महल के अधिकांश पहरेदारों को वापस बुला लिया था, जिससे केक गोदाम की सुरक्षा बेहद कमजोर रह गई थी। लेकिन आखिर इस हलचल की वजह क्या थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मां के खजाने के कमरे में घुस आया हो। कौन हो सकता है? ईशान ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। उस वक्त ईशान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मामला उससे जुड़ा होगा। उसे यकीन था कि घुसपैठिया वो खुद नहीं था और रीजू भी नहीं हो सकता था, इसलिए उसका पहला शक बिग मां द्वारा बुलाए गए मेहमानों पर गया। उन मेहमानों में न सिर्फ लालची अंडरवर्ल्ड के सरगना थे, बल्कि स्टूसी जैसे लोग भी थे, जो गुप्त रूप से CP0 एजेंट के तौर पर काम करते थे। ईशान के लिए उनमें से कोई भी संदिग्ध हो सकता था। यह मत समझिए कि सिर्फ इसलिए कि ये मेहमान बड़ी मां से डरते थे, वे कोई उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करेंगे। दरअसल जब तक वे पकड़े नहीं जाते, कोई भी किसी भी गलत काम से इनकार कर सकता है। यह सचमुच अराजकता का समय है। ईशान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और खिड़की बंद करते हुए इस बारे में और न सोचने का फैसला किया। इस बीच गड़बड़ी की खबर मिलने पर पेरोस्पेरो और काटाकुरी खजाने वाले कमरे के बाहर दालान में पहुंचे। वहां पहुंचते ही दोनों को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह ठीक नहीं है। यह नींद लाने वाली गैस है। कटाकुरी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए जल्दी से अपनी नाक कपड़ों से ढक ली। इस समय तक दालान में मौजूद सभी पहरेदार दोनों तरफ पसरकर गहरी नींद में सो चुके थे। यहां तक कि उस इलाके पर नजर रखने के लिए तैनात निगरानी दल डेन डेन मुशी भी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो रहा था। यह देखकर कटाकुरी और उसके साथियों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे खजाने वाले कमरे की ओर दौड़ पड़े। चिंता मत करो, पेरोस्पेरो ने कटाकुरी के साथ दौड़ते हुए कहा। खजाने के कमरे के अंदर शतरंज के पहरेदारों को मां की आत्मिक शक्ति ने जीवन दिया है। वे जीवित प्राणी नहीं हैं, इसलिए उन पर नींद की गैस का कोई असर नहीं हो सकता। आशा करते हैं ऐसा ही हो, कटकुरी ने जवाब दिया। कोई समस्या न हो, यही बेहतर है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मां के क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। हालांकि जब वे खजाने वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और अंदर के सभी पहरेदार जमीन पर टूटे हुए और टुकड़ों में पड़े थे। हालांकि खजाने का कमरा भी नींद की गैस की गंध से भरा हुआ था। जैसा कि पेरोस्पेरो ने कहा था, शतरंज के पहरेदार असल में जीवित प्राणी नहीं थे, इसलिए गैस का उन पर कोई असर नहीं होना चाहिए था। लेकिन कटाकुरी से पहले के दृश्य से साफ जाहिर था कि इन पहरेदारों को किसी ने सीधे तौर पर मार गिराया था। क्या हुआ? अभी बताओ। कटाकुरी नीचे झुकी और खिलौना गार्डों में से एक को पकड़कर पूछताछ करने लगी, जबकि पेरोस्पेरो ने अपने साथ लाए अधीनस्थों को निर्देश दिया कि वे जल्दी से जांच करें कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। एक घुसपैठिया।
खिलौना रक्षक, हालांकि उसके